हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, 2010 से लेकर के 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, जितना भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन को आपको मैं इस वीडियो में कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। तो हम लोग एक सीरीज चलाएंगे जिसमें से 2010 से लेकर 2021 तक जितना भी आपका क्वेश्चन पूछा गया, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी क्वेश्चन को आपको कराएंगे। और लगभग 360 प्लस क्वेश्चन है। अब आप ये पूछेंगे मात्र 360 क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट किया गया है। कई क्वेश्चन ऐसा है जो कि 5 से 10 बार रिपीट कर दिया है, तो उस क्वेश्चन को जो है एक ही बार उठाएं। और कई क्वेश्चन है जो कि बार बार थोड़ा सा इधर घुमा के क्वेश्चन का पैटर्न को चेंज करके पूछ लिया गया है, तो उस क्वेश्चन को भी मैं आपको इस वीडियो में, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा उस तरीके से वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 2010 से और एक बात बता देते हैं, अगर आपको आपके जानकारी के लिए, कि अगर आप 10 साल का क्वेश्चन रिपीट करते हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का अगर 10 साल का क्वेश्चन, पिछले प्रीवियस ईयर का 10 साल का क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, तो दोस्तों 60 से 70% जो है आपको यही से क्वेश्चन पूछेगा और 60 से 70% आपका तैयारी यही से हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़ने से। इसलिए 2010 से लेकर 2021 तक सभी क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। ये फिजिक्स क्लास 12 का है, पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आप 2-3 क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता था पहले। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन 1 है, चित्र में किसी विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल दिखलाया गया है जो कि V1 बड़ा है V2 से। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं के वितरण को दिखलाएं तथा इन की दिशा को दर्शाएं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस क्षेत्र में अधिक है निर्धारित करें। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए टिप्स क्या दिया, हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या ध्यान देंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चित्र में किसी विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल, क्या है, समविभवी तल, एक पॉइंट दिया, ये दिखलाया गया। और वहां पर एक चीज और दे दिया गया, जहां पर V1 जो है वो V2 से बड़ा है। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि भाई विद्युत बल रेखाओं के वितरण को दिखाओ और इनकी दिशा को दर्शाओ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस क्षेत्र में अधिक है उस चीज को बताओ। ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक पॉइंट हम लोग को ध्यान में रहेगा कि समविभवी तल है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा वो समझ में आ गया। चलिए अब आंसर को देखते हैं। मैं आंसर को यहाँ पर आपको बताया हूँ, जैसे फिगर को पहले आप देख लीजिए, ये 2 लाइन ऐसे करके डैश डैश करके है और 4 लाइन इधर है, जहाँ पर एक V1 है, ये V1 है, ये V2 है और ये V2 है। ठीक है, जहाँ पर V1 जो है बड़ा है किससे, V2 से, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ। कलर को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आंसर को देखेंगे। हम जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं समविभवी तल के लंबवत होते हैं। हम लोग ये चीज को जानते हैं कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो समविभवी तल का 90 डिग्री, यानी कि समविभवी जो तल है, ये तल जो है इससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं कि समविभवी तल जो है वो लंबवत, यानी विद्युत बल रेखाएं जो है वो समविभवी तल का लंबवत होता है। और चित्र में इन बल रेखाओं के बिंदीदार रेखाओं से दिखलाया गया है, यानी कि ये बिंदीदार जो रेखा है इससे दिखलाया गया है कि इनकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर है। और ये दिखलाया गया है कि इसका जो दिशा है वो उच्च विभव से निम्न है, इसका जो दिशा है वो ऊपर से नीचे की ओर है। ये आपको यहाँ पर, यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर है। उच्च विभव मतलब ये विभव जो है यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। विभव मतलब पोटेंशियल। ठीक है, नीचे से जाएंगे 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 पोटेंशियल जो है बढ़ता जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है, निम्न विभव की ओर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाईं ओर, यानी कि जिधर समविभवी तल है अधिक संगणित है, और दाईं ओर जहां पर मतलब संगणित तल नहीं है वहां पर अधिक होगा। मतलब सॉरी, जहां पर संगणित है, संगणित मतलब क्या हो गया कि जहां पर घना है। तो अगर आप फिगर को देखेंगे तो आपको सारा चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि V1 बड़ा होगा। अब भाई V1 अगर बड़ा होगा, वेलोसिटी अगर स्पीड ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक बात है भाई वो ज्यादा घना होगा। ज्यादा घना होगा तो संगणित जो है ज्यादा होगा, ज्यादा संगणित होगा तो फिर आपका जो है ये विभव जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक कहां पर है दोस्तों, बाईं ओर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विभव मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं तथा इसकी सुग्राहिता आप कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि विभव मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, जल्द से जल्द आंसर एक्सप्लेन करेंगे, तथा इसकी सुग्राहिता आप कैसे बढ़ा सकते हैं और उसका जो सुग्राहिता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। विभव मापी की सुग्राहिता का अर्थ है कि इस उपकरण से कम कितना विभवांतर की माप की जा सकती है। मतलब कि विभव मापी का जो सुग्राहिता का अर्थ है उसका मतलब ये है कि जो एक यंत्र है, उपकरण है, इससे हम से कम कितना विभवांतर पोटेंशियल की मापी कर सकते हैं। और विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान घटाकर बढ़ाई जा सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए विभव मापी तार की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। नियत लंबाई वाले विभव मापी में धारा का मान बढ़ाए रिहोस्टेंट की सहायता से भी इसकी सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर आंसर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा हमको समझ में आ गया कि सुग्राहिता भाई क्या है, क्या समझते हैं और सुग्राहिता से आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले सुग्राहिता मतलब यहाँ पर हम लोग समझ गए कि
कि ये जो है कम से कम किसी भी उपकरण है और इस उपकरण से जो हम लोग कम से कम विभवांतर की मापी करते हैं, ठीक है। और सुग्राहिता विभव क्या है, तो दोस्तों वो मान घटाकर बढ़ाई जा सकती है इसे प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसका जो ये जो विभव सुग्राहिता है इससे हम लोग मान को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो विभव मापी तार की लंबाई उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर नियत लंबाई वाले विभव मापी में धारा का मान बढ़ाकर किसकी सहायता से, रिहोस्टेंट की सहायता से भी इसको सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, दोनों तरीके से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि धातु के एक गोले जिसका त्रिज्या ए, गोले ए यहाँ पर लिखा हुआ जिसका त्रिज्या दिया हुआ ए को विभव भी मतलब यहाँ पोटेंशियल तक आवेशित किया जाता है। अगर इस गोले ए को एक गोलीय खोल बी भीतर रखकर एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो गोला बी का विभव होगा। अगर आप लोग यहाँ पर फिगर को देखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, धातु के एक गोले ए त्रिज्या ए, तो यहाँ पर त्रिज्या जो है वो ए है, धातु का एक गोला है, ये गोला है जिसका नाम क्या दिया है ए, और त्रिज्या क्या है दोस्तों, स्मॉल ए, त्रिज्या क्या है स्मॉल ए, और गोला का नाम क्या है कैपिटल ए, और यहाँ पर विभव दिया हुआ आपका कितना भी, ठीक है, विभव भी दिया हुआ। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसको चार्ज किया जाता है, इतना चीज से इसको चार्ज किया जाता है। अगर इस गोले ए को एक गोलीय घोलकर, यानी कि इस गोले को जो ये एक गोली है जिसका नाम हम लोगों ने ए रखा, इसको अगर किसी बी गोले के भीतर रख देंगे, इसको अगर किसी बी गोले के भीतर रख देंगे तो बताइए एक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो गोला बी का विभव होगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं ये कोई गोला है, अगर इस गोला को हम लोग किसी बड़े गोले से बंद कर देंगे या फिर बड़े गोले पर रख देंगे जिसका नाम यहाँ पर बी बताया गया है, तो बताइए कि ये जो बी गोला है इसका विभव क्या होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इसका बी गोला पूछ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन को देखते हैं। अगर गोला ए को क्यू आवेश दिया जाए तो इसका विभव भी बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये क्या लिखा हुआ है, ये दोस्तों क्या लिखा हुआ फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ ए मतलब यहाँ पर त्रिज्या यानी कि R, ठीक है, ए यहाँ पर त्रिज्या है इसलिए ए, Q मतलब चार्ज और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला है। तो अगर गोला ए को, जैसे गोला ए है उसके अंदर अगर Q आवेश यानी कि Q चार्ज देंगे तो इसका विभव कितना होगा, इतना होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं Q बराबर, आप कैसे बोल सकते हैं आप लोग पूछेंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देते हैं, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्या लिखा हुआ है Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए जो है रेडियस है, Q जो है चार्ज है। अब अगर हम Q को इधर रहने ही दें, Q को अगर इधर रहने ही दें और V को दोस्तों इधर लेके आ जाएं, सॉरी यहाँ पर जो ना इस तरीके से लिखा हुआ है, ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रियल में ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर पता नहीं क्यों गलत कर दिया है। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ V इज इक्वल टू, यहाँ पर जो V इज इक्वल टू लिखा हुआ है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, रियल में जो फॉर्मूला है वो ये है। अब अगर यहाँ पर हम लोग एक चीज करें, Q चार्ज है, अगर हम यहाँ पर ऐसे करें Q इज इक्वल टू V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो क्या ऐसा हो सकता है, ये क्या लिखा हुआ 4 है और ये क्या है पाई है और ये एप्सिलॉन नॉट है और ये ए है, तो बताइए क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो आप लोग बताइए दोस्तों क्या हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि Q इधर रह जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर करेंगे तो V से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्यूशन जो वही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ पर ये फॉर्मूला बैठाया गया। जब गोला ए को गोले बी के भीतर रखा जाता है और इन्हें तार से जोड़ दिया जाता है तो कुल आवेश गोला बी के बाह्य पृष्ठ पर चला जाता है, अतः भी का विभव होगा। तो अतः भी का विभव अब यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे भी का विभव को, अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 सेकेंड देखिए, अगर आप लोग भी का विभव को अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला वाला पॉइंट यहाँ पर दे दिया गया, अगर आपको हम थोड़ा सा अच्छे से अगर बताएं यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या है भाई कि उसका पोटेंशियल निकाले, यानी कि ए का पोटेंशियल वगैरह रेडियस वगैरह सब दिया हुआ है, तो इसका हम लोग पोटेंशियल निकाले बी का, ठीक है। तो निकाले तो कितना निकल गया, ये निकल गया आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये आपका निकल गया। अब हम लोग अगर यहाँ पर Q बराबर करेंगे तो हो जाएगा V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी ए, यहाँ पर ए है, ये ए रेडियस है, तो ए ये आपका जो है यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ये निकालें, यानी कि ये पहला वाला पॉइंट का बात किए, अब ये अगर हम यहाँ पर बी, क्योंकि जो ए का विभव है अगर इसको किसी गोले के अंदर रखेंगे तो इसका जो विभव होगा वो बाहरी वाला जो पृष्ठ है उसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू
Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इज इक्वल टू ए बी बराबर। तो जब दोनों रिएक्शन को आप लोग रखेंगे, इसको भी रखेंगे और इसको भी रखेंगे समीकरण मान करके, तो कुछ इस प्रकार होगा। क्योंकि गोला ए गोलीय खोल बी के भीतर है, अतः गोला ए का विभव जो है वो क्या होगा, बी ए बराबर बी बी बराबर ए बी बी, अतः ए जो है वो बी से छोटा होगा और बी ए जो है वो बी से छोटा होगा। यदि गोला ए का विभव पहले के विभव से बी से कम हो जाएगा, तो इससे हम लोगों को ये पता लगा कि ए का जो विभव है वो पहले बी से कम हो जाएगा। ये आपको समझ में, अगर आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में, तो आप तो सबसे पहले कमेंट करें, और अगर नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम टू सेम फॉर्मूला पर बैठा करके आप सॉल्व कीजिए, 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया दोस्तों, बहुत बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, कूलम के नियमों की सीमा बताएं। कूलम का जो नियम है उसका सीमा पूछा, तो विद्युत स्थैतिक में कूलम के नियमों की सीमाएं, तो कूलम का जो नियम है कूलम्स लॉ, उसका यहाँ पर सीमा पूछ रहा है कि उसका हद जो है वो कहाँ तक है, अवकाश, उसका अवकाश जो है वो कहाँ तक है, ये पूछ रहा है। तो ये जो कूलम का लॉ है, यह नियम बिंदु आवेशों के लिए ही लागू है। मतलब नियम बिंदु मतलब क्या, न्यूनतम, मतलब कि छोटी छोटी चार्ज के लिए ही, छोटी छोटी चार्ज, आवेश मतलब चार्ज, तो छोटा छोटा जो पॉइंट चार्ज होता है, छोटा छोटा चार्ज के लिए आवश्यक है, यानी कि ये मतलब कि लगता है, ये जो कूलम्स लॉ है वो सिर्फ छोटा छोटा चार्ज पर ही लगता है। और ये जो है सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। स्थिर मतलब क्या, जो कि एक जगह रुका हुआ चार्ज है उसी के लिए। अगर चार्ज चलने लग जाए तो उसके लिए फिर ये जो है लागू नहीं होता कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले तो छोटा चार्ज के लिए, दूसरा भाई स्थिर रहना चाहिए, चलना उलना नहीं चाहिए चार्ज को, उसके लिए। फिर तीसरा, यह नियम नाभिकीय कणों यानी कि प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस के नाभिक में अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। और ये जो नियम है वो नाभिकीय कण के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसका व्याख्या, उसका स्टेबिलिटी का व्याख्या, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है। फिर चौथा पॉइंट है, कूलम नियम 10⁻14 m यानी कि मीटर से कम तथा कुछ किलोमीटर से अधिक दूरियों के लिए मान्य नहीं होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10⁻14 मीटर से कम और कुछ किलोमीटर से अधिक दूरियों के लिए मान्य नहीं होता है, इसके बीच में हमेशा रहना चाहिए। ये 4 डिफॉल्ट है, 4 यानी कि सीमा है इसका। तो सबसे पहले छोटा छोटा चार्ज पर, छोटा छोटा पॉइंट चार्ज पर ये लागू होता है। दूसरा ये कि भाई स्थिर चार्ज होना चाहिए। तीसरा ये कि जो नाभिक के अंदर कोई पॉइंट होता है, नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उसका ये स्टेबिलिटी नहीं बता सकता है। और चौथा है कि 10⁻14 से लेकर के मीटर से लेकर के कुछ किलोमीटर तक ही ये मान्य होता है, उससे ज़्यादा मतलब कि मान्य नहीं होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी माध्यम के परावैद्युकता, ये क्या लिखा हुआ, पैरा या ऐसे लिखा हुआ वैद्युकता, धौ जो है इस तरह लिखा हुआ है। तो परावैद्युकता से आप क्या समझते हैं, इसके मात्रक एवं विमा को लिखें। तो मात्रक भी पूछ रहा है और विमा भी पूछ रहा है। दोस्तों आपको सभी जितना भी आपका यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ है, सभी चीज का मात्रक आपको आना चाहिए, यूनिट का आना चाहिए और डायमेंशनल आना चाहिए, विमा आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें संपूर्ण फिजिक्स का जो है आपको विमा यानी कि सब कुछ बता दूंगा, बिल्कुल फॉर्मूला के साथ। ये नहीं कि आपको रटाऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि सबसे पहले 3 क्वेश्चन पूछा है कि भाई बताओ पहले परावैद्युकता से आप क्या समझते हो, और दूसरा बताओ भाई मात्रक और विमा को लिखें। अब देखिए, माध्यम की परावैद्युकता क्या होता है इसको समझते हैं। यह किसी अचालक माध्यम की विद्युतीय अभिलक्षण होता है जो कि वह किसी हद तक विद्युतीय गुण को संचारित कर सकता है। इसे पराया से सूचित किया जाता है, इसे जो है पराया से सूचित किया जाता है। इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका जो विमा है, इसका विमा वो क्या है दोस्तों, m⁻⁻1 L-3 T4A2 होता है। तो परावैद्युकता मतलब क्या है कि किसी अचालक माध्यम की विद्युतीय अभिलक्षण होता है और यह जो है किसी हद तक विद्युत गुण को संचरित कर सकता है। ये परावैद्युकता का डिफिनेशन है। और इसका जो एसआई मात्रक है वो है क्या, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशनल है यानी कि विमा है वो है m-1 L-3 T4A2। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों तक आवाज आ रही है या नहीं। हाँ, आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। समान परिमाण के 2 बिंदु आवेश जब नजदीक रखे जाते हैं तो उनके लिए विद्युत बल रेखाओं को खींच कर दिखाइए। तो सिंपली पूछ रहा है भाई कि जब समान परिमाण का 2 बिंदु आवेश को हम जब नजदीक रखेंगे तो उनके लिए जो विद्युत बल रेखाएं का खींच कर दिखाने के लिए सिंपली आपको कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर देखिए, सबसे पहले फिगर 1 को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 आवेश के लिए है, यहाँ पर भी 2 आवेशों के लिए है, यहाँ पर फिगर 3 जो है 1 + 1 दूसरा आवेश के लिए है। तो देखिए अगर 2 आवेश हो और दोनों अगर सेम हो, मतलब क्या कि ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है। तो क्योंकि प्लस जो है वो क्या होता है, एक दूसरे को विकर्षण करता है, मतलब अट्रैक्ट नहीं करता है, वो विकर्षण करता है, एक दूसरे को ढकेलता है। ठीक है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ये दोनों जो है, देखिए ये इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है,
इसका डायरेक्शन जो इधर जा रहा है और इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, उसी तरह इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस जो है अगर दोनों चार्ज सेम रहे तो वो एक दूसरे को ढकेलता है। हम लोग 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। अब यहीं पे अगर प्लस माइनस को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। प्लस और माइनस ये एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करता है और फिगर आप देख सकते हैं। तो कभी भी आपको पूछे भाई परिमाण के दो बिंदु आवेश नजदीक रखे जाते हैं तो आपको जो ये तीनों फिगर बनाना होगा, जो कि बहुत ईजी है। कभी कभी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है क्योंकि फिगर वाला, और कभी कभी 2-3 नंबर में। ठीक है, अब देखेंगे 2 नंबर में, अब नियम बदल गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र है जहां पर विद्युत द्विध्रुव, क्या है, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको सिंपली क्या है। चलिए आंसर को देखते हैं, तभी आपको पॉइंट चीजें जो समझ में आएगी। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा फॉर्मूला के साथ ड्राइव करके आपको बताएंगे। देखिए विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है जो उसमें स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब कि विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव को घुमाता है तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध उस समय कुछ कार्य करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, यानी कि उसका ऑपोजिशन में, उसी को उसी स्थित ऊर्जा में जो स्थित ऊर्जा है वो के रूप में संचित रहता है। ठीक है, यानी कि जो वो द्विध्रुव को घुमाने में जो विद्युत क्षेत्र लगता है, जो उल्टा कुछ कार्य करना पड़ता है विरुद्ध में, उसमें स्थितिज ऊर्जा के वो जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो W = डेल यू, यानी कि एक प्रकार का एनर्जी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हुआ फाइनल, UF मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, अंतिम, और ये इनिशियल यानी कि शुरुआत। तो W बराबर ये वर्क डन है, ये क्या है, W बराबर ये क्या वर्क डन है, और ये वर्क, देखिए पहला चैप्टर में हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा थ्योरी को। W बराबर होता है U बराबर होता है एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो हमेशा एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन जो है वो एनर्जी के बराबर होता है, चाहे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो। ठीक है, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो फाइनल और इनिशियल। तो UF मतलब फाइनल, अंतिम वाला, और UE मतलब इनिशियल। तो फाइनल में इनिशियल को माइनस कर देंगे तो आपका जो वर्क डन यानी कि एनर्जी निकल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर किया है और समीकरण 1 माना है। तो U1 तथा UI तथा UF ये क्या है, प्रारंभिक थीटा = θ1 तथा अंतिम अवस्था थीटा = θ2। और यहाँ पर जो प्रारंभिक UI है उसको θ1 मान लिया है, और जो अंतिम अवस्था यानी कि UF है उसको θ2 मान लिए हैं। अब आप लोग 10th क्लास में जो मैथ के स्टूडेंट ये पढ़े होंगे, कुछ इस प्रकार का आ जाता है इंटीग्रेशन, जो कि हम लोग यहाँ पर करने, सॉरी डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इंटीग्रेशन है ये, डिफरेंशिएशन नहीं। देखिए W बराबर अगर आप लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन में तो इसका जो रियल में फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है वर्क डन = इंटीग्रेट DW मतलब ये भी छोटा W को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो बड़ा W के बराबर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला निकालता है तो θ1 से लेकर के θ2 तक, क्योंकि θ1 और θ2 माने हैं, और UI और UF है, तो θ1 से लेकर θ2 तक R जो है आपका त्रिज्या है और D थीटा है, ये आपका फॉर्मूला है। उसी तरह यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करें थोड़ा सा तो ये हो गया क्या, θ2 से लेकर के θ2 और R D थीटा, तो ये दोनों जो है आपस में बराबर है। ये यहाँ पर हम लोग प्रूव कर रहे हैं। अब θ1 से लेकर θ2 P sin थीटा, यहाँ पर R का जो फॉर्मूला बैठा दिया P sin थीटा D थीटा। जब इसको इंटीग्रेट किया गया तो इससे क्या निकला, -P - cos θ1 से लेकर θ2 तक, R बराबर P sin थीटा, क्योंकि R बराबर क्या लिखा हुआ है, P sin थीटा, इसलिए हम लोग यहाँ पर P sin थीटा लिए। और जब इसको इंटीग्रेट किए तो P जो है बाहर निकल गया, E भी बाहर निकल गया, और sin थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होता है -cos थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, -cos थीटा। ठीक है, -cos थीटा, तो -cos थीटा यहाँ पर लिए। ठीक है, -cos थीटा यहाँ पर लिए। अब θ2 से लेकर के θ1 तक करना है, तो समीकरण ये 2 है और ये समीकरण यहाँ पर 1 है। ये दोनों को जब हम लोग मिलाए तो UF बराबर निकला मतलब कि UF बराबर U θ2 और U θ1 बराबर हम लोग U1 ये माने थे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। UI को हम लोग माने θ1, UF को माने θ2। तो उसी तरीके से जब यहाँ पर निकाले तो यहाँ पर निकल गया विद्युत द्विध्रुव ऊर्जा के लिए हम लिख सकते हैं U बराबर -P cos थीटा, यानी कि U बराबर -P.E मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ लिख दिया, आपको कोई भी चीज़ का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एक बार चेक करते आवाज आ रही है या नहीं। हाँ, आवाज क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक भंजन तथा डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं।
तो डाइलेक्ट्रिक भंजन और डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य से जो है आप क्या समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा थ्योरी है, इसको अगर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना बड़ा थ्योरी है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। तो डाइलेक्ट्रिक भंजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, जब डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह ध्रुवित होने लगता है। तो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को जब हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये क्या होने लगता है, ध्रुवित होने लगता है तथा ध्रुवण का आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। और ध्रुवण जो है वो किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र का मान एक सीमा से अधिक हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन अणु परमाणु से अलग होने लगते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होने लग जाए सीमा से, यानी कि उसका जो औकात है उससे अधिक होने लग जाए, तो इलेक्ट्रॉन का जो अणु जो है वो परमाणु से अलग होने लगता है और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे अणु परमाणु से टकराकर और इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है। ठीक है, परिमाणतः अधिक और अधिक इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और यह चालक के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इस स्थिति को डाइलेक्ट्रिक भंजन कहा जाता है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को पॉज करके एक दो बार पढ़ें, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य क्या होता है भाई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रिंग क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिस पर वह बिना चले, यानी कि भंजन अवस्था में बिना पहुंचे रह सकता है, इसी को डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य कहते हैं। इसके बाद विद्युत विसर्जन, यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्क, होने लगता है। शुष्क हवा के लिए सामान्य दाब पर डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य जो है वो लगभग 3 × 10⁻6 Vm⁻⁻1 होता है। अब यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक चीज बताते हैं, तो जो डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य है वो उसके जैसा नहीं होता है। किसके जैसा, डाइलेक्ट्रिक भंजन इसके जैसा नहीं होता है बिल्कुल। तो डाइलेक्ट्रिक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र जो है वो अधिकतम मान जिस पर वो बिना जले यानी कि भंजन अवस्था में बिना पहुंचे, बिना चले, ये चले लिखा हुआ है, सॉरी ये चले लिखा हुआ है, तो बिना चले वो जा सकता है और डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य कहलाता है। इसी को कहते हैं क्योंकि ये भाई बिना पहुंचे, बिना चले जो है वो वहां पर पहुंच सकता है। ठीक है, और इसके बाद विद्युत विसर्जन भी होने लगता है। और शुष्क हवा के लिए सामान्य दाब पर डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य दिया हुआ लगभग 3 × 10⁻6 V/मीटर, ये आपका लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी बन चुकी है, 1 मिनट मेरी बात को आप सुने। देखिए ये सीरीज हम लोग शुरू किए हैं, ये है क्या, पार्ट 1। सबसे पहले एक बार और रिवीजन कर देते हैं। ये जो है फिजिक्स क्लास 12 का है, 2010 से लेकर के 2021 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है लगभग 360 प्लस क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि कई क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट किया गया है तो उसको हम लोग एक ही बार उठाए हैं, और कई क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा इधर उधर घुमा के पूछा गया है उसको भी एक ही बार उठाए हैं, लेकिन हम उसको बता देंगे कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन उठाए हैं। आप लोग जो है ये सीरीज को ध्यान से देखिए, शेयर कीजिए। पार्ट 1 है, आज पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए या फिर प्ले लिस्ट पे जाइए, वहां से आप पार्ट 2 पार्ट 3 को जरूर देख लीजिए। रेगुलर वीडियो आएगा आपका। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके फिजिक्स का और इसी तरह बायोलॉजी का भी शुरू किए, केमिस्ट्री का भी शुरू किए हैं और मैथ का भी बहुत जल्द करने वाले हैं। तो 360 यानी कि 2010 से लेकर 2021 तक अगर आप क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, उसी तरह मैं ऑब्जेक्टिव को कराऊंगा, अगर कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ फिजिक्स में आपका 70% मार्क्स कोई नहीं रख सकता है, 70%। ठीक है, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, व्हाट्सएप स्टेटस में, ग्रुप में, जहां हो सके शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर इस तरीके से तैयारी होती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।